सो दिस इज लेक्चर नंबर 25 और हम इसमें डिस्कस करेंगे फेडरल सिस्टम। नाम तो बहुत बार सुना होगा आपने, है ना, कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड व्हाट इज फेडरल सिस्टम। कल हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम समझा, है ना। तो बेसिकली हम जब पार्लियामेंट्री और फेडरल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हम टाइप ऑफ पॉलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का और बेसिकली आपका लेजिस्लेचर का क्या रिलेशन है। तो उन्होंने कहा कि कई बार वो पार्लियामेंट्री होता है, कई बार वो प्रेसिडेंशियल होता है ना। तो आज हम बात करेंगे फेडरल का कि जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में रिलेशन कैसा है ना। तो उस तरीके से भी पॉलिटी दो तरह की हो सकती है, वन इज यूनिटरी एंड अनदर इज फेडरल, है ना। तो हम उसके बारे में आज फेडरल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि वर्ड फेडरेशन कहां से आया। देयर इज अ लैटिन वर्ड विच इज फ्यूडस। इसका मतलब है टू हैव अ ट्रीटी और अ अग्रीमेंट। पहले क्या होता था, कई बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती थी कि मिलिटरीली कुछ वीक छोटी छोटी स्टेट्स होती थी, वो सारी इकट्ठी होती थी और पावर को एक जगह कंसंट्रेट कर देती थी, है ना। तो दिस वाज क्या बना, फेडरेशन बना। फिर एक अलग कॉन्सेप्ट आता है यूएस के टाइम पे कि उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन था, उसने अपनी पावर जो है वो स्टेट्स को दे दी। ये भी एक तरीका था, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम, है ना। तो अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट, है ना, कि नेशनल गवर्नमेंट का रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल कौन सी होती है, स्थानीय, है ना। स्टेट की गवर्नमेंट होगी या ग्रास रूट लेवल पे आपकी डेमोक्रेसी, फॉर एग्जांपल पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, उनके बीच में रिलेशन कैसा होगा। इस पर दो तरह की पॉलिटी हो सकती है, वन इज यूनिटरी अनदर इज फेडरल। दो टाइप की पॉलिटी हो जाएगी। यूनिटरी किसको कहूंगी, यूनि का मतलब एक दिख रहा है ना आपको, यूनि का मतलब ही एक होता है, इट सिग्निफाई वन। तो ये कह रहा है सारी पावर कहां वेस्टेड है, नेशनल गवर्नमेंट में। सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नेग्लिजिबल पावर है, ठीक है। तो हम ऐसे में क्या कहेंगे, इसको यूनिटरी स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। फेडरल कैसा हुआ, पावर डिवाइडेड बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम उसको फेडरेशन कहेंगे। अब इंडिया कैसा है, हाँ, अप्रोप्रिएट वर्ड यही रहेगा क्योंकि फेडरेशन है बट यूनिटरी टेंडेंसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेट में गवर्नर का होना, स्टेट को पावर तो है बट एक एजेंट है यूनियन गवर्नमेंट का उनके ऊपर, दैट इज गवर्नर। तो ये थोड़ा सा यूनिटरी फीचर भी है। तो इट इज फेडरेशन टिल्टिंग टुवर्ड्स यूनिटरी, है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि आया कहां से, कंसेप्ट कहां है। सबसे पहले जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश रूल के अंडर थी, उसका यूनिटरी नेचर था। ये तो हम सबको पता है कि स्टेट के पास पावर, इवन बजट डिस्कस करने की पावर नहीं होती थी इनिशियली, है ना। लेटर ऑन वो क्या करने गए आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने रियलाइज किया कि इस यूनिटरी सिस्टम को यहां सुटेबल ये नहीं है, स्टेट्स को थोड़ी पावर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को थोड़ा सा रिफॉर्म किया क्योंकि ये इसके हिसाब से सुटेबल नहीं था। डायरकी इंट्रोड्यूस की गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना। तो डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया, वो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ाई था कि व्हाट वाज डायरकी। आप इसको और डिटेल में आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, है ना। तो ये कहता है कि इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फेडरलिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। फिर ये बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तो पूरे प्रोविंसेस को, प्रोविंसेस का मतलब ही क्या है, स्टेट्स, इनको पूरी ऑटोनॉमी दे दी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, फ्रीडम, है ना। ये तो था ही, फेडरेशन पे ही तो बेस्ड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि कंपैरिजन कैसे करते हैं, जो फीचर्स हैं उनका। सबसे पहले तो जब फेडरल फीचर है वो क्या होगा, एक तो ड्यूअल गवर्नमेंट होगी, जाहिर सी बात है, एक यूनियन गवर्नमेंट होगी और स्टेट्स की गवर्नमेंट होगी, तो ड्यूअल स्ट्रक्चर रहेगा गवर्नमेंट का। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी। अब आप खुद अंदाजा लगा के देखो, दो आदमी में मैं पावर डिवाइड कर रही हूं, बट मुझे ये नहीं पता कि कौन सा इस पावर को किस तरीके से लेगा, है ना। ये किसके साथ ये पावर के, इसको कैसे शेयर करनी है, तो ऊपर मुझे उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों चीजें होनी चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, है ना। तभी जाकर के क्लियर डिवीजन ऑफ पावर हो पाएगा।
फिर दूसरा कहता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जाहिर सी बात है, कुछ लिस्ट के ऊपर स्टेट्स को दे दिया कि आप इन पे लॉ बना सकते हैं और कुछ पे यूनियन गवर्नमेंट बनाएंगे, कुछ पे दोनों मिलके बनाएंगे। आगे बात करते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ फीचर्स ऐसे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिजिड होंगे, है ना। अगर रिजिड नहीं होंगे तो यूनियन गवर्नमेंट इंक्रोच कर लेगी स्टेट्स के राइट्स के ऊपर, है ना। बायकैमरल लेजिस्लेचर होना जरूरी है, क्योंकि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव फिर कहां आएंगे, बाय का मतलब दो, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है और राज्यसभा। राज्यसभा में क्या है, स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है ना। तो ये बायकैमरल लेजिस्लेचर होगा और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड। अब आप बताओ, हाई कोर्ट अलग से कुछ नहीं चला सकती ना, सुप्रीम कोर्ट से अलग होके, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सारी कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना। तो अब ये कहता है कि यूनिटरी कैसे कैसे फीचर होते हैं, सिंगल गवर्नमेंट होगी सबसे पहले तो, तभी तो वो यूनिटरी है कि एक के हाथ में ही पावर है, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट। अनदर इज कॉन्स्टिट्यूशन में बी सुप्रीम एंड मे नॉट बी, जरूरी नहीं है ना। ब्रिटेन में नहीं है ना ऐसा, बट स्टिल इट्स। और दूसरा इंडिया का है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं। देन इट मे बी रिटन जैसे कि फ्रांस, अनरिटन जैसे कि ब्रिटेन। ठीक है। दूसरा, नो डिवीजन ऑफ पावर, करने की जरूरत नहीं, सारी पावर हमारे पास है ना, तो डिवीजन करने की क्या जरूरत है। इट मे बी रिजिड और इट मे बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि हमें कोई भी ऐसे पर्टिकुलर फीचर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी पावर एक एंटाइटी के हाथ में है। अनदर इज इट मे बी बायकैमरलिज्म, ब्रिटेन की तरह से, और इट कैन बी यूनिकैमरलिज्म लाइक चाइना। ठीक है। इट मे बी इंडिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट। ठीक, जुडिशरी भी कैसी हो सकती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी यूनिटरी में, क्योंकि एक्सरसाइज किसको करनी है, पावर एक ही एंटाइटी को एक्सरसाइज करनी है, तो फीचर्स को फ्लेक्सिबल रखेगा। यहां पर हमें रिजिड होने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर रिजिड नहीं हुआ, क्लियर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, तो एक दूसरे की पावर पे इंक्रोचमेंट पॉसिबल है। ठीक है। चलिए, ये कह रहे हैं कि टाइप ऑफ फेडरेशन कितने तरह के हो सकते हैं। देखो, दोनों केसेस मैंने बताया ना कि या तो ऐसा हो सकता है कुछ वीक स्टेट्स या कुछ स्टेट्स मिल करके अपनी पावर कह दें कि भाई जो हम एक यूनियन गवर्नमेंट में अपनी सारी पावर वेस्ट करते हैं और हम इनके अंदर सबऑर्डिनेशन में रहेंगे। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट है, वही पावर को दे देती है स्टेट्स को। दोनों तरीके से फेडरेशन बन सकता है। तो हम पहला तरीका देते हैं, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, शायद मैंने ऑपोजिट एग्जांपल दे दिया ना स्टार्टिंग में, ऑपोजिट दे दिया है ना यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि मुझे वो बोल के बाद में ध्यान है कि यूनाइटेड स्टेट्स में तो स्टेट्स थे स्टार्टिंग में, उन्होंने अपनी अभी 50 स्टेट्स हैं वो सारी की सारी, एंड दे आर बेसिकली केम टुगेदर। वही तो अमेरिकन रेवोल्यूशन था ना, तुम लोगों ने भी इस वक्त ध्यान नहीं दिलाया कि मैम आप अपोजिट बोल गए। हाँ, अभी अभी 50 है, 51 बनना चाहता था, बना नहीं, ऑफिशियली ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आई है। लास्ट मैंने पिछले साल देखा था, तब तक नहीं थी उनकी 51st स्टेट। ठीक है। ठीक है, तो अपनी सॉवरेनिटी को क्या करती है, पूल करती है कि भाई सारी ताकत हम यहां रखते हैं और एक बंदे को दे देंगे, एक उसको दे देंगे। ठीक है, वाइल रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी, पर इसका मतलब ये नहीं कि पावर सभी उनको दे दी, खुद की आइडेंटिटी खत्म कर ली। स्टिल देयर इज आइडेंटिटी ऑफ स्टेट्स, है ना। तो वो क्या करेंगे, सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो, देयर इज समवन टू प्रोटेक्ट देम। ये हम आप सेंटर स्टेट रिलेशन करेंगे तब पता चलेगा आपको कि जब हमने सेंटर के पास पावर होती थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना। देन द रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर स्टेट और अ कंट्री। तो इसी को कहा गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन या बाय द वे ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बाय द वे ऑफ इंटीग्रेशन। दिस टाइप ऑफ फेडरेशन constituent states have equal power vis-a-vis सेंटर। ठीक है, कोई स्टेट छोटी नहीं होगी, कोई बड़ी नहीं होगी। ठीक है, और उन सब की पावर सेंटर के इक्वल है। तो ये कहता है कि ऐसा नहीं कि सेंटर विल बी ऑल पावरफुल, है ना। सच फेडरेशन इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ठीक है, यूनियन भी नहीं टूटेगा, स्टेट्स भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, स्टेट्स अपनी आइडेंटिटी अपने पास रख रही है इसमें, कि ऐसा नहीं है कि आप हमें खत्म कर दोगे। इंडिया में फिर कैसा सिस्टम है, नहीं वो फेडरल तो है,
क्या स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है। जब मन करेगा किसी स्टेट का दूसरा नाम चेंज किया जा सकता है, किसी को किसी में मिलाया जा सकता है, एक नई स्टेट बनाई जा सकती है। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, इंडिया का ये स्टेटस, ठीक है। यूएस में नहीं हो सकता ऐसा, है ना। वो सारी ने अपनी पावर क्योंकि इकट्ठे रखे, स्टेट से पावर यूनियन की तरफ गई है, ना कि यूनियन से पावर स्टेट्स की तरफ आई, ठीक है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में इनको कैंटन्स बोलते हैं इन स्टेट्स को, ठीक है। तो ये इसके क्लासिक एग्जांपल। यूएस तो है ही, हाँ सेंटर बनाएगा ना, न्यू स्टेट्स तो बन ही जाएंगे ऑन द डिमांड ऑफ पीपल। तो वहां पे तो ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ना, कि आप स्टेट के भी हो और आप कंट्री के भी सिटीजन हो। यहाँ ऐसा नहीं है, स्टेट्स की आइडेंटिटी है, बट ऐसा नहीं कि उस आइडेंटिटी को खत्म नहीं किया जा सकता। वहां नहीं, आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी, नहीं क्रिएट की जा सकती। जो स्टार्टिंग में तो कमी थी ना, 50 तो अभी हुई है। अब ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या द वे बाय द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। इंडिया इसका एग्जाम्पल है। यूनियन ने पावर, अपनी पावर स्टेट्स को दी, ठीक है। तो अब ये कहता है दिस रूट इन्वॉल्व्स डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन प्रोविंसेस एंड नेशनल गवर्नमेंट। तो दैट वे इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। अब देखो, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली यूटीज थी ना, दोनों को मिक्स कर दिया, है ना। तो वहां स्टेट्स की आइडेंटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, यूनियन की आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पावर देने वाला यूनियन है ना। दिस टाइप ऑफ फेडरेशन यूजुअली द नेशनल गवर्नमेंट यील्ड मोर पावर। यूनियन गवर्नमेंट के पास जनरली पावर ज्यादा रहती है, वो अपने पास पावर ज्यादा रखता है, ठीक है। और स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कुछ के पास स्पेशल पावर्स होंगी, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के पास, है ना, इन सब के पास कुछ है ना। नागालैंड का जैसे स्पेशल प्रोविजंस हो सकते हैं उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो हर स्टेट के पास अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम तो यही देखते थे ना, जेएंडके के पास भी अभी तक तो स्पेशल स्टेटस था, है ना। तो ये हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। एक्सटेंसिव यूनिटरी स्टेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फेडरेशन। पावर दे देंगे, ऑटोनॉमी दे देंगे प्रोविंसेस को, ठीक है। क्लासिक एग्जाम्पल इज कनाडा, बेल्जियम, स्पेन, इंडिया, ठीक है। अब दोनों के कंपैरेटिव फीचर्स देखते हैं कि बाय द वे ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन कैसे हो सकते हैं आपके फेडरेशन। ये क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट थी, वो इकट्ठे होके आई थी। यहां पर क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी है, अब स्टेट पोल देयर सॉवरेनिटी की, अब हम सुप्रीम नहीं है, अब हम जिसको पावर दे रहे हैं वो सुप्रीम। यहां नहीं है ऐसा, ठीक है। लोकल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होती है और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये हम पढ़ ही चुके, स्टेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, यहां किया जा सकता है। और एग्जाम्पल का फर्क है, ओल्डेस्ट है अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे हुआ था ये बेसिकली, है ना। इंडिया, कनाडा एंड हमारा जनरली जो हमारे फीचर्स मिलते हैं वो कनाडा से मिलते हैं। अब ये कह रहा है कि नेचर पे बात कर रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी एक मत नहीं है इस बात से कि इंडिया इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फेडरेशन। ऐसा क्यों? पहला तो हमने नाम ही कहीं यूज नहीं कर रखा फेडरेशन। आर्टिकल 1 क्या कहता है आपका, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का यूनियन, यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया, फेडरेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट अडॉप्ट द ट्रू फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा, नीड्स थी। आप देखो ना, जिस टाइम पे हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, अगर हम स्टेट्स को थोड़ा सा भी लूज रखते या यूनिटरी फीचर्स नहीं रखते तो स्टेट्स कुड हैव गॉन, है ना। तो वो चले जाते, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ले लेते, उस वक्त हमारे लिए बहुत क्रिटिकल चीज थी एग्जैक्टली। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो ये कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द टर्म फेडरेशन, वही बात है ना। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, ये दो चीजें हैं इस बात का मतलब। पहला क्या है
इट इज, ये क्यों है? नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, स्टेट्स ने एग्रीमेंट देके यूनियन को पावर नहीं दे रखी, इसलिए नहीं है। दूसरा क्या कहता है? स्टेट्स को कोई राइट नहीं है यूनियन से अलग होने का, स्टेट्स नहीं जा सकती, सीड नहीं कर सकती। अब कोई अगर स्टेट अलग होना चाहे, दे डोंट हैव अ राइट, है ना। इसीलिए इन्होंने कहा कि क्लासिक एग्जाम्पल है, इसको हम ट्रू सेंस में फेडरेशन नहीं कह सकते। इसीलिए फेडरेशन कहा जाता है। अनदर वन इज कैनेडियन फेडरेशन पे हमारा जो है फेडरल सिस्टम बेस्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला तो ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो यूज द टर्म यूनियन, यूजेस ऑफ टर्म यूनियन उनके साथ वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। देन फॉर्मेशन कैसे हुई? डिसइंटीग्रेशन से। अनदर इज सेंट्रलाइज टेंडेंसीज है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर की पोस्ट, है ना। रेजिड्यूरी पावर, रेजिड्यूरी पावर 3 लिस्ट बनी, है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट 7th शेड्यूल में। तो ये कहता है कि यूनियन पे यूनियन कानून बनाएगा, स्टेट पे स्टेट कानून बनाएगी, बट दोनों कॉन्करेंटली भी किसी लिस्ट पे कानून बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, है ना, है, हाँ, ठीक है। तो पर ये कहता है कि बट जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो किसकी बात मानी जाएगी, है ना। तो अब यूनियन के हाथ में ज्यादा पावर है, और ऊपर से रेजिड्यूरी की जो तीनों लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली पावर कौन बनाएगा? यूनियन का लॉ यूनियन बनाएगा, शायद, हाँ शायद शायद शायद, है ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि आप जो है कॉन्करेंट पावर भी ज्यादा यूनियन की तरफ टिल्ट करती है, और दूसरा क्या कह रहा है कि रेजिड्यूरी पावर भी ऑटोमेटिकली किसको किसको चली गई? यूनियन को। तो दैट वे यूनियन के पास हमेशा ज्यादा पावर है। सेंट्रलाइज टेंडेंसी कह रहे हैं इनको, कि बन तो रहा है फेडरेशन, पर पावर ज्यादा फिर भी यूनियन को दे रहा है। देखो 3 फार्म लॉ क्यों आए थे? मैं लिस्ट याद नहीं करती कभी भी। Who made 3 farm laws? हाँ, तो इंक्रोचमेंट भी माना गया था उसको, है ना। चलो, अब ये कह रहा है कि देखो क्या चीजें हैं। केसी वेयर ने सबसे पहले इसको क्या कहा गया, क्या कहा? क्वाज़ी फेडरल सिस्टम है, ठीक है। एक तो दूसरा क्या है कि हमने थोड़ा सा यूनिटरी बायस को ले लिया है इसमें, जैसे कि ड्यूअल पॉलिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर कर रखा है क्लियरली हमने, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे यहाँ पे, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी, एंड बाय कैमरलिज्म है। तो ये सारे फीचर्स ही फेडरेशन के लिए हुए वैसे तो हमने, बट स्टिल इट इज अ, जब 2 हाउसेज हो पार्लियामेंट के, कि अब जैसे एक लोकसभा एक राज्यसभा, लोकसभा में हम डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, राज्यसभा में कौन जाता है कि हमने स्टेट की यहाँ पे भेजे असेंबलीज में, और उनमें से कोई चुन करके वहां राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। अब ये यूनिटरी फीचर्स के बारे में बात कर रहा है कि फिर यूनिटरी क्या है, इसको हमने ये क्यों कहा कि टिल्टिंग टुवर्ड्स यूनिटरी। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ज्यादा बात उसकी सुनी जाएगी। अनदर इज स्टेट नहीं जा सकती, ठीक है, एंड देन सिंगल नहीं, हाँ हम खत्म कर सकते हैं ना, हाँ 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 हाँ, नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल, है ना, नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल। तो क्या है कि जब चाहे डिसीजन लिया जा सकता है। अनदर इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स के लिए अलग से नहीं है, हाँ? जो हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स करते हैं नहीं, ये किसने कहा? पर्सनल लॉज अलग होते हैं हिंदूज के एंड मुस्लिम्स के। पर्सनल लॉ रिलेट करते हैं आपको, आपकी शादी कैसे होगी, शादी हो गई, डिवोर्स कैसे होगा, फिर चलो डिवोर्स नहीं हुआ, बच गए, बच्चे पैदा हो गए, तो उनके तरफ आपकी प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, ठीक है, सक्सेशन जिसको कहते हैं। ये अडॉप्शन भी इसी में आता है, मेंटेनेंस भी इसी में आता है कि आपने वाइफ को तलाक दे दिया, पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे सिस्टम हमारे रिलीजन के हिसाब से गवर्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होता है हिंदू सिस्टम, एक होता है मुस्लिम सिस्टम। मुस्लिम में सिर्फ मुस्लिम आते हैं, हिंदू में सारे जैन, बुद्ध और आपके ये जो है सिख और हिंदू, ये सारे काउंट होंगे। पर्सनल लॉज है वो, कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है। क्रिश्चियन का इनके हिसाब से, हमारे हिंदू, है ना, एनीवन हु इज नॉट मुस्लिम इज गवर्न बाय हिंदू लॉ, ठीक है। मुस्लिम्स के लिए अलग होता है बस,
तो दूसरा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, जाहिर सी बात है, अमेंडमेंट की जा सकती है। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसी को ज्यादा पावर किसी को कम। इमरजेंसी प्रोविजन, वहां सेंटर ऑल पावरफुल हो जाता है इमरजेंसी में, है ना। नॉर्मल डिवीजन तो है पावर का नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जैसे ही इमरजेंसी लगती है सारी पावर किसके हाथ में। हाँ, सिंगल सिटीजनशिप, हमें सिटीजनशिप इंडिया की मिलती है ना कि किसी स्टेट की, है ना। दूसरा क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। थर्ड वन इज ऑल इंडिया सर्विसेज। विच आर ऑल इंडिया सर्विसेज, कौन कौन सी ऑल इंडिया सर्विसेज, कौन सा आईएफएस। हाँ एग्जैक्टली, ये तीन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इसमें क्या होता है, सेंटर आपको रिक्रूट करता है और स्टेट में सर्विस के लिए भेज सकता है पूरे इंडिया में कहीं भी। इनको ऑल इंडिया सर्विस, देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। आगे हम देखेंगे ऑल इंडिया सर्विस नहीं क्रिएट करनी हो तो कौन कर सकता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, कैग, है ना। स्टेट्स के लिए अलग नहीं होता ना, सेम ही बंदा ऑडिट कर रहा होता है सबको। देन पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। कई बार ऐसा भी होता है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ओवर ऑन स्टेट लिस्ट। इसके 2-3 एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे जब हम पार्लियामेंट करेंगे या हम सेंटर स्टेट रिलेशन करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ऐसा तो नहीं है स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग काम करता है और अपना ये अलग कर, दोनों साथ में इंटीग्रेट होकर के काम करते हैं। वीटो ओवर स्टेट बिल, गवर्नर अगर रेकमेंड कर देता है प्रेसिडेंट को, है ना। अब ये कह रहा है क्रिटिकल एवेल्युएशन कर देते हैं। क्रिटिकल का मतलब क्या है कि कुछ लोगों ने ऐसा जिन्होंने इसको ट्रू फेडरेशन मानने से इनकार किया। तो पहली बात तो बी आर अम्बेडकर जी ने ही इस बात को एक्नॉलेज कर लिया। तो उन्होंने क्या कहा, दो इंडिया इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन येट द कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड द टाइट माउल्ड ऑफ फेडरलिज्म। हालांकि हम फेडरेशन है बट हम वो उस प्रॉपर खांचे में नहीं अपने आप को ढाल पाए, सांचे में नहीं ढाल पाए हैं कि जिसको हम ट्रू फेडरेशन कह सकते हैं, ठीक है। and could be both unitary as well as federal according to the requirement of times and circumstances, ठीक है। समय की उसके हिसाब से हम चेंज हो जाते हैं। ये किसने कहा, नॉट ए ट्रू फेडरेशन, केसी वेयर ने, ठीक है। क्वाजा ही कहा इसको। दूसरा क्या है, उन्होंने कहा एसिमेट्रिकल फिस्कल फेडरलिज्म। तो इन्होंने कहा के संता नाम थे, उन्होंने कहा कि देखो यूनिटरी बेसिस नहीं है, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यूनिटरी बायस है थोड़ा सा, और हम जो है वो एक ट्रू फिस्कल फेडरेशन की तरह से काम नहीं कर रहे। ये बेसिकली पैसे के हिसाब से बात कर रहे थे कि स्टेट्स को उतने फंड या उतने पैसे नहीं मिलते हैं। आइवर जेनिंग ने क्या कहा कि फेडरेशन तो है बट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी। एक दो को याद कर लेना ताकि जब इस पे अगर मेंस का क्वेश्चन लिखना आए तो आप इनकी डेफिनेशंस या इनके व्यूज लिख पाओ नाम लेके। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हालांकि उन्होंने पॉजिटिव बात की। कोऑपरेटिव का मतलब क्या, सब आपस में कोऑपरेशन करके चल रहे हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग सेंटर है बट इट स्टिल वीक एंड डज नॉट रिड्यूस देम टू एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। की स्टेट्स वीक हैं बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज के अंडर आती है। उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट पावर भी है। ट्रेंड्स दैट रिफ्लेक्ट द फेडरल स्पिरिट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ऐसे कौन से ट्रेंड है जो बार बार हमें ये बताते हैं कि नहीं फेडरेशन इज स्टिल इन द पिक्चर। द फर्स्ट इज, पहले बहुत डिपेंडेंट रहती थी स्टेट्स, अब वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हुई है सेंटर के ऊपर। द फर्स्ट वन इज टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, ठीक है, ये सेटल हुआ। दूसरा रिवर एंड वाटर डिस्प्यूट ओवर द स्टेट्स, है ना, इसको सेटल किया। देन एमरजेंस ऑफ एंड डोमिनेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, ये भी तो बताते हैं ना कि फेडरेशन है ना। देन अदर वन इज असर्शन ऑफ ऑटोनॉमी बाय द स्टेट, ठीक है। फिर एक केस आता है एसआर बोमाई केस। मुझे याद दिलाना, आज मैं आपको ना एक लिस्ट भेजूंगी किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस फीचर को बेसिक फीचर कहा। एसआर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और ये क्या है, ये फेडरल क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा। आप फेडरेशन से इसको यूनिटरी नहीं बना सकते, है ना, बिकॉज फेडरेशन इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसा एसआर बोमाई केस में बोला, ठीक है। स्टेट्स हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस, दे आर नॉट सैटेलाइट और
एजेंट ऑफ द यूनियन या सेंटर। ठीक है, चलो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फेडरेशन। ठीक है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि हम पहले अभी इमरजेंसी प्रोविजन करा दूंगी मैं आपको, पहले कल ही स्टार्ट कर देंगे इमरजेंसी प्रोविजन को। आफ्टर दैट मैं आपको पार्लियामेंट कराऊंगी, पार्लियामेंट करा के फिर आपको सेंटर स्टेट रिलेशन समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।